शुरू करेंगे एथलेटिक्स। और एथलेटिक्स में सबसे पहले इसे सभी खेलों की रानी कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे आप, ठीक है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है कि ऐसा वह कौन है जिसे सभी खेलों की रानी कहते हैं। तो यह आपका कौन सा है? एथलेटिक्स को कहा जाता है। अच्छा, सभी खेलों की जननी कौन है? जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक। हाँ, जिम्नास्टिक। ठीक है, तो ये चीज की याद रखेंगे इनसे, ठीक है। इसीलिए यहां मैंने सिर्फ रानी लिखा हुआ है। आगे बताएंगे। और एथलेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एथलॉज, कहीं कहीं एथलॉन भी दिया हुआ है, तो दिक्कत नहीं है। आपसे क्वेश्चन में खाली यही पूछेगा कि जो एथलॉज है या एथलॉन है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कंपटीशन। क्या होता है? प्रतियोगिता। क्या मतलब है? प्रतियोगिता। बस ये आपको जानना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी इस समय जो हमारा सबसे बड़ी बॉडी, अथॉरिटी बॉडी है, जो पूरे वर्ल्ड में एथलेटिक्स को कंडक्ट कराती है, पूरे चैंपियनशिप को, उसका नाम है वर्ल्ड एथलेटिक्स। ओनली वर्ल्ड एथलेटिक्स, नॉट फेडरेशन, ओनली वर्ल्ड एथलेटिक्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इसका सिंबल है। ये हाल ही में 2019 में इसका नाम संशोधन हुआ है। इससे पहले इसका पूर्व नाम क्या था? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, IAAF के नाम से ये था। ठीक है, ये कब हुआ नाम? इससे पहले उसका दूसरा नाम था। ये 2001 में नाम हुआ था इसका IAAF। इसके पहले एमेच्योर के नाम से था, एमेच्योर। पता है एमेच्योर क्यों लगता है किसी भी फेडरेशन के आगे? किसी को पता है ये बात? किसी भी फेडरेशन के आगे एमेच्योर वर्ड क्यों लगाया जाता? देखिए, एमेच्योर वर्ड लगने का मतलब ये होता है कि ये संस्था बिल्कुल और पूरी तरीके से प्रोफेशनल नहीं है। मतलब कि सिर्फ प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए नहीं है, और यह पैसे से दूर रहती है। ठीक है, पैसा पैदा करना इस संस्था का उद्देश्य नहीं है। इसीलिए पहले जितने भी संस्थाएं आए थे, अब देखा होगा एमेच्योर लिख के आता था। हालांकि अब क्या हो गया है, सभी खिलाड़ी क्या करते हैं, सभी खिलाड़ी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप और जो भी होता है, ठीक है, उन सब जगहों पर जाते हैं और पैसे के लिए खेलते हैं। इसी वजह से अब लगभग एमेच्योर शब्द को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस संस्था का नया नाम क्या है? वर्ल्ड एथलेटिक्स, बस। ठीक है, फेडरेशन भी नाम नहीं है। जो लोग बोलते हैं वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन है, वो गलत है। वर्तमान नाम इसका 2019 में चेंज हुआ है, और 2019 से नया सिंबल भी है। सर, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप रहता है क्या ये? नहीं, वो चैंपियनशिप तो ये कराती है, वो अलग है भैया। वो अभी वर्ल्ड कप कराती है, वो इसका अलग है। हमने सिर्फ फेडरेशन का नाम बताया आपको। इस संस्था का नाम है जो पूरे वर्ल्ड में एथलेटिक्स को, एथलेटिक गेम्स का संचालन करती है, इसके नियमों को बताती है। सारा अथॉरिटी इसके पास होती है। किसी भी खेल की सबसे मुख्य अथॉरिटी होती है इंटरनेशनल फेडरेशन, उसके बाद नेशनल फेडरेशन उसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन वर्तमान में इसका नाम है, जो कि अक्टूबर 2019 से ये नया बना हुआ, इसका नाम चेंज हुआ है। इससे पहले यह किस नाम से था? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। उससे पहले किस नाम से था? तो उससे पहले था इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। ठीक है, जब यह गठित हुआ था 1912 में, सबसे पहला गठन कब हुआ था? 1912 में इसका गठन हुआ था। कब, कहां पे? स्टॉकहोम। ये स्टॉकहोम क्या है, कोई बताएगा? स्टॉकहोम 1912, किसी को डेट याद है? सर ओलंपिक हुआ था यहाँ पे ना। वेरी गुड। 1912 असली स्वर्ण के वो दिए गए थे मेडल। हाँ, ओलंपिक खेल भी हुआ था यहाँ पे। और ओलंपिक खेल का जब क्लोजिंग सेरेमनी हुआ था 1912 में, तो वहीं पर इस फेडरेशन को बनाया गया था। ठीक है, एक अच्छी जानकारी रख लीजिए आप लोग कि 1912 में जब ओलंपिक खेल स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, वहां पर क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान इस कमेटी का, इस संस्था का गठन किया गया था 17 जुलाई 1912 को स्टॉकहोम स्वीडन में। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी भी पूछेगा तो आपको जानकारी रखनी है।
वर्ल्ड, अभी इस समय करंट नाम पूछेगा तो वर्ल्ड एथलेटिक्स से बताना है, फेडरेशन नहीं बताना है। क्या क्या पूछेगा मैं बता दे रहा हूं आपको। तो वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन है, और IAAF इसके द्वारा एक अवार्ड भी दिया जाता है, बेस्ट एथलेटिक अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, यह कब से शुरू किया गया था? 1997 से शुरू किया गया। ठीक है, IAAF के द्वारा वर्ल्ड बेस्ट एथलेटिक अवार्ड दिया जाता है, जो कि 1997 से शुरू किया गया था। वर्तमान में सबसे जरूरी चीज पूछेगा, वर्तमान में इस संस्था का मुख्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मोनाको। ये पूछता है क्वेश्चंस, तो आपको याद करना है, याद रखना है कि मोनाको में है। कहाँ पे है? मोनाको में इसका है। ठीक है, ये जरूर पूछेगा आपसे, पूछता है क्वेश्चन। तो आपको सर किसी किस कंट्री में है? सर मोनाको किस कंट्री में है? सर मोनाको किस कंट्री में? UK। ठीक है, मोंटी कार्लो सेडेक्स सिटी का नाम है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये सेबेस्टियन कोए। कुछ भी याद मत रखिए, खाली ये 2 वर्ड याद रखिए या 1 वर्ड याद रखेंगे, सेबेस्टियन कोए, तो भी आपका काम हो जाएगा। सेबेस्टियन, ठीक है, इनको याद रखना है। हमेशा किसी भी खेल को देखिए क्या क्या याद करना होता है खेल में। सबसे पहले उस खेल का पहली बार जो उसका इंटरनेशनल संस्था है वो कब बना, ये याद रखना है आपको। दूसरा याद रखना है आपको कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तीसरा याद, उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, जो अच्छे अच्छे फेमस गेम है उनके नाम याद रखिएगा। इसके बाद एशियन एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन की स्थापना हुई 1973 में। देखिए यहाँ पे एमेच्योर वर्ड लगा हुआ है। 2 तरह के प्लेयर होते हैं, आपको बता दूं, जो प्लेयर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है एमेच्योर प्लेयर, और एक होते हैं प्रोफेशनल प्लेयर। मतलब कि गेम खेलने का उनको पैसा मिलता है। ठीक है, तो वो क्या जाते हैं? प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं। ठीक, और जिनको खेलने का पैसा नहीं मिलता है वो एमेच्योर प्लेयर है। जैसे हम लोग क्या थे, एमेच्योर प्लेयर है, हमें खेलने का पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप खेलने का पैसा लेते हो तो आप प्रोफेशनल प्लेयर हो। जैसे एग्जाम्पल में विराट कोहली, जितने भी इंडियन प्लेयर है वो सभी को पैसा मिलता है, ये सब क्या है? प्रोफेशनल प्लेयर कहलाएंगे। और यही फर्क होता है मैच्योर और प्रोफेशनल प्लेयर के बीच में। आइए आगे समझते हैं इसकी पहली प्रतियोगिता। ठीक है, ये एशियन वाले की बात कर रहा हूं मैं, एशियन वाले की बात कर रहा हूं। इसकी पहली प्रतियोगिता जो हुई थी एशियन की, वो हुई थी 1973 में मनीला फिलीपींस में। तथा इसका मुख्यालय इस समय कहाँ है? एशियन वाले का भी देख लीजिए, सिंगापुर में। कभी भी एशियन पूछा नहीं आज तक, कहीं नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी याद करना है, ये पूछा हुआ है 1912 वाला। ठीक है, ये जरूर, ये पूछ लेता है प्रेसिडेंट का नाम और इसका हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है, ये 3 चीज पूछता है। लेकिन एशियन का नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिया है ताकि आपके पास कोई भी अधूरी जानकारी ना हो। और इस समय इसका नाम चेंज करके हो गया है एशियन एथलेटिक एसोसिएशन। वर्तमान में इसका नाम क्या है? एशियन एथलेटिक। एमेच्योर हटा दिया गया क्योंकि सारे प्लेयर्स खेलते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल हो गए हैं इस वजह से। वर्तमान अध्यक्ष, अब इसके जो वर्तमान अध्यक्ष किसके? एशियन वाले के, कतरी दहलान जुमान अल हमद। सर आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, और किसी को भी ब्रेक हो रही है? नहीं तो सही, इधर सही आ रही है, सही है। वर्तमान अध्यक्ष कतरी दहलान जुमान अल हमद। हालांकि जरूरत नहीं ना, इसको पूछता नहीं है कभी, लेकिन याद रखेंगे एशियन के हैं सर, हाँ, एशियन के एशियन के हैं। हैं। ये एशियन एथलेटिक फेडरेशन के, एशियन एथलेटिक एसोसिएशन, ये देखिए AAA, इस तरीके से संस्था है। इसके ये क्या है? प्रेसिडेंट है इस समय, और 2013 से अभी तक इस पद पर बने हुए हैं। इनसे पहले कौन था, कोई बताएगा? सुरेश कलमाड़ी, अपने इंडिया के थे, सुरेश कलमाड़ी, जिनके ऊपर 2010 का कॉमनवेल्थ गेम जो दिल्ली में कराया था, 900 करोड़ रुपए घोटाले का इल्जाम है और ये अभी जेल में है। ठीक है, नेक्स्ट है एथलेटिक्स को ओलंपिक गेम्स में 1896 में, एशियन गेम्स 1951 में,
शामिल किया गया तथा इसका जो पहला वर्ल्ड कप है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2016 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। एग्जाम में 2016 यूपी टीजीटी ये पूछा था कि पहला एथलेटिक्स का वर्ल्ड कप कहां हुआ था, 1983 हेलेंसिंकी में हुआ था। ठीक है, तो ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज है, मैंने आपको बता दिया, कहीं जाना नहीं है, सिर्फ आप नोट्स को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 99% सफल होने का चांस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ नेशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन जाना था एथलेटिक्स के बारे में। अब हम लोग नेशनल इंफॉर्मेशन को जानते हैं। तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया इस समय AFI के नाम से है। ठीक है, और पहला नाम क्या था इसका, पूर्व नाम इसका भी था एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, AAFI, पहले ये नाम था। अब ये नाम हट गया, अब AFI नाम हो गया है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। मैंने बोला ना एमेच्योर वर्ड लगभग हट गया है क्योंकि सारे प्रोफेशनल प्लेयर है। मतलब जैसे IPL के लिए खेलने जाते हैं प्लेयर्स तो पैसा लेते हैं, तो विदेश में भी जो भी काउंटी वगैरह मैचेस होते हैं तो बुलाया जाता है, तो वहां पैसे लेके जाते हैं। इसी वजह से यह संस्था एमेच्योर नहीं रह गई है। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था, 1946 में। कब हुआ था, 1946 में। और इसके पहले अध्यक्ष, कभी कभी पूछ लेता है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर शायद में, तो GD सोंधी पहले प्रेसिडेंट थे और यादविंदर सिंह क्या थे, इसके सचिव थे पहले। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसका पहला भारत में जो चैंपियनशिप हुआ था, नेशनल चैंपियनशिप, वो 1924 में हुआ था। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आदिल जे सुमरीवाला। इसका याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। क्योंकि देखिए या तो आपसे इंटरनेशनल पूछेगा या तो नेशनल पूछेगा। ये क्वेश्चन भी 4 से 5 जगह पे पूछ चुका है। झारखंड JSSC में पूछा हुआ है और भी यूपी TGT में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि आपका जो नेशनल फेडरेशन है वो कब बना है। मैं आपको अंतिम में एक चार्ट दूंगा, उस चार्ट का अपने दीवार पे लगा लीजिएगा, बहुत खतरनाक चार्ट बना रहा हूं मैं। ठीक है, एकदम गेम से जितने भी मतलब क्वेश्चन बनते हैं अप्रॉक्स कवर हो जाएगा। ठीक, अब आइए कुछ नया चीज और जानते हैं। एथलेटिक्स में प्रथम अर्जुन अवार्ड किसको मिला था, 1961 में गुरुवचन सिंह रांधवा को मिला था। ये नाम पता होगा आपको, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है कि ये किस खेल के खिलाड़ी थे, तो डेकाथलॉन के थे। किसके थे, डेकाथलॉन के। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में सबसे पहले मिला था एथलेटिक्स में, किसको, OM नाम्बियार को। एथलेटिक के कोच थे OM नाम्बियार, इनको सबसे पहला अवार्ड मिला था द्रोणाचार्य। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, सर PT उषा के यही थे वो, मतलब OM नाम्बियार PT उषा के ये कोच थे। हाँ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो वर्तमान में इसका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जुड़ गया। ठीक, और इससे पहले इसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये सबसे पहले किसको मिला था एथलेटिक्स में, तो ज्योतिर्मय सिकदर को मिला था। ये लेडीज है, मतलब लड़की है, ये ज्योतिर्मय सिकदर, इनको मिला था 1898 और 99 में पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, या हम बोल सकते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, वर्तमान नाम। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड खत्म हो गया सर। हाँ, इसका नाम अब खत्म हो गया। भाई कहाँ है आप, इसका नाम चेंज कर दिया गया, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। कब से चेंज हुआ है सर? अरे 6 जुलाई 2021। वेरी गुड, 2021 में चेंज हुआ है, मोदी ने तो इसी को तो किया। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी हम लोग अवार्ड पे पढ़ेंगे, एक पूरा अभी लेसन होगा अवार्ड पे। ये देखिए सारी चीजें एकदम इंपॉर्टेंट हैं, इन सब डेटों को आपको याद रखना है। पहला अर्जुन अवार्ड, पहला द्रोणाचार्य अवार्ड, और पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, या फिर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कहिए। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पे कि जो एथलेटिक्स होता है इसमें कितने इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं 26 होता है, कहीं कहीं 24 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 26 इवेंट कंबाइंड इवेंट को जोड़कर होता है, ऐसे 24 इवेंट होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये जो इवेंट्स होते हैं, इन इवेंट्स को 2 भागों में बांटा जाता है, एक ट्रैक इवेंट्स और दूसरा
फील्ड इवेंट, और एथलेटिक्स को हम लोग ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स भी कहते हैं, ये सब आप जानते होंगे। आइए इसमें अब जान लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ट्रैक इवेंट्स में क्या क्या आता है, तो ट्रैक इवेंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है: स्प्रिंट, पेस रेस, लॉन्ग डिस्टेंस, रिले और हर्डल या ऑब्स्टेकल रेस। स्प्रिंट रेस किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया भी है पहले। 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर के जितने भी डिस्टेंस के रेस होते हैं, इन्हें हम स्प्रिंट रेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन सा इंड्योरेंस लगेगा? स्पीड स्ट्रेंथ, स्पीड और एनारोबिक सर, एनारोबिक। एनारोबिक लगेगा? और नहीं नहीं, strength। किस टाइप्स का सर इंड्योरेंस स्पीड और बताएंगे? स्ट्रेंथ, अगर टाइप्स पूछा जाए स्पीड तो? और स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, स्पीड अरे इंड्योरेंस सर। कहाँ स्ट्रेंथ इंड्योरेंस जा रहा है? स्पीड इंड्योरेंस। वही स्पीड बोल रहे सर, इंड्योरेंस बोल स्पीड रहा हूँ सर। इंड्योरेंस, स्पीड सर इंड्योरेंस। स्पीड इंड्योरेंस में बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये चारों इवेंट, ये जो तीनों इवेंट आप देख रहे हैं, इसमें आपका ये शॉर्ट डिस्टेंस में आता है। जी शीतल जी पूछिए। सर जो राजीव खेल रत्न अवार्ड है वो तो 1991 से स्टार्ट थे। हाँ, लेकिन पहली और बार मिला था विश्वनाथ किसको? आनंद, पहली बार विश्वनाथन आनंद को मिला था चेस सर। में। चेस में विश्वनाथन आनंद ओके को मिला सर। था। लेकिन एथलेटिक्स में 1998 भाई, जब कोई उसका क्या होगा, कोई ऐसा बंदा होगा जो उसको बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस किया हो, उसी को तो मिलता है। राजीव गांधी तो उस साल नहीं मिला था एथलेटिक्स में किसी को। और जरूरी नहीं है, देखिए ये मैं जब आपको अवार्ड पढ़ाऊंगा तो वहां पे अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि जरूरी नहीं है। अर्जुन अवार्ड जरूरी है कि हर साल मिलेगा एक खेल किसी न किसी प्लेयर को, लेकिन राजीव और मेजर ध्यानचंद वाला ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को मिले ही मिले। इसका रूल होता है, इसका नियम होता है, इसका पॉइंट टेबल बनता है, वो बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ देख लेते ओके हैं सर। शॉर्ट डिस्टेंस रेस में हम लोग देखते हैं ये 3 इवेंट आते हैं। पेस रेस, कभी पूछा जाए पेस रेस या मिडल डिस्टेंस रेस किसे कहते हैं? 800 मीटर और 1500 मीटर को कहते हैं हम लोग पेस रेस मेथड। लॉन्ग डिस्टेंस रेस में क्या क्या आता है? लॉन्ग डिस्टेंस में 5000 मीटर, 10,000 मीटर, 20 किलोमीटर वॉक, 50 किलोमीटर वॉक और मैराथन। ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रेस के अंतर्गत आता है। इसके बाद रिले रेस में जो होता है 4 इंटू 100 मीटर और 4 इंटू 400 मीटर। जी पूछिए। सर कह रहे हैं कि ये जो 50 किलोमीटर वॉक है ये भी मेन वुमेन दोनों के लिए है, इस पे हाँ। कुछ नहीं आपने मार्क किया है। सकता है भूल गया, ओके ठीक सर। है। आइए ओके। शीतल जी पूछिए। सर सर 50 किलोमीटर तो केवल मेन के लिए होता है। नहीं, इसको देखना है, थोड़ा डाउट है मुझे भी इसमें। ठीक है, इसका साक्ष्य मुझे मिला नहीं। एक किताब मैंने पढ़ा, वहां पे दोनों के लिए लिखा हुआ था, लेकिन मुझे भी इस पे डाउट नहीं है। सर, मैं मेंस इसको के लिए होता है 50 किलोमीटर। ठीक, क्वेश्चन आ चुका है सर। हाँ चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिले रेस। रिले रेस क्या होता है? 4 इंटू 100 मीटर होता है। दो तरह के रिले होते हैं और 4 गुणे 400 रिले होता है। और एक होता है हर्डल रेस, लड़कियों के लिए 100 मीटर हर्डल होता है और लड़कों के लिए 110 मीटर का हर्डल होता है। 400 मीटर का हर्डल होता है जो मेन वुमेन दोनों के लिए होता है। और एक स्पेशल टाइप का हर्डल रेस होता है जिसे हम वाटर जंप हर्डल भी कहते हैं, स्टीपल चेज। ठीक है, 3000 मीटर स्टीपल चेज होता है। तो इतने सारे इवेंट्स हैं, ये आपके ट्रैक में आते हैं। सर एक 2000 बेस ट्रिपल चेज होता है, वो जूनियर वगैरह में होता है। ठीक है, वो जूनियर जब सर एथलेटिक्स मीट होता है। एक इवेंट और था रिले रेस में, मिक्स रिले होता है उसमें सर। नहीं, अभी तो उसको मान्यता नहीं मिला। कहाँ आप कह रहे हैं? एक नहीं, ओलंपिक होता है सर, अभी कॉलेज में हुआ है सर मिक्स रिले सर। वो तो मैंने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए। फिर ठीक है देख लेते हैं। नेक्स्ट है फील्ड इवेंट्स। फील्ड इवेंट्स को 2 पार्ट में भागते हैं। एक होता है थ्रोइंग इवेंट्स और दूसरा होता है जंपिंग इवेंट्स। थ्रोइंग इवेंट्स में शॉर्ट पट, डिस्कस सर थ्रो। थोड़ा सा सर ऊपर वाला थोड़ा नीचे कर दीजिए सर, हम थोड़ा नोट डाउन भी करते चल रहे हैं। अरे आपको मैं हल्का, पीडीएफ बस। दे दूंगा, परेशान मत होइए। और बस हैमर बस थ्रो। थोड़ा। ठीक है, ये 4 तरह के देखिए होते हैं थ्रो, और 4 तरह के आपके होते हैं जंप। अब जंप में 2 होते हैं वर्टिकल और 2 होते हैं हॉरिजॉन्टल। कभी अगर घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत सारे लोग फंस जाएंगे।
सर ये जंप इवेंट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है? देखिए लॉन्ग जंप क्या है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल है सर। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है। जो ऐसे देखिए कोई भी जब ऐसे जाता है या सीधा ऐसे बनाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। और हाई जंप क्या होता है? वर्टिकल होता है। ठीक है। ट्रिपल जंप क्या है? ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो ये दोनों क्या है आपके, सॉरी ये आपके कौन से हैं? जो ट्रिपल जंप है ये हॉरिजॉन्टल है और पोल वॉल्ट आपका वर्टिकल होता है। हालांकि ये सब पूछा नहीं जाता बट ये भी क्वेश्चन घुमा सकते हैं कि कौन सा इसमें से हॉरिजॉन्टल है कौन सा वर्टिकल है, तो थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर रहिए आप। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहां से मैं बता दूं आपको केवीएस और नवोदय का एक क्वेश्चन बनना 110% श्योर है। 110 बोल रहा हूं मैंने जितनी बार एग्जाम दिया है सभी बार डेका तलान से क्वेश्चन या मतलब कंबाइंड इवेंट से एक क्वेश्चन जरूर आया है। आपने भी देखा होगा भाई, कहीं आता चाहे नहीं आता है, लेकिन केवीएस में और नवोदय में आया है क्वेश्चन, हर बार आया है। ठीक है। 3 एग्जाम हुए हैं, 2013, 2015, 2018, सभी में आया है। ठीक है। ये तीनों बार पूछा हुआ है इसके बारे में, कंबाइंड इवेंट्स के बारे में। तो आज हम इसको जानेंगे भी, इसका ट्रिक भी याद कर लेंगे और समझ भी लेंगे इसको बहुत अच्छे से। ठीक है। तो कंबाइंड इवेंट्स मतलब क्या होते हैं? वही ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स को जब कंबाइन करके एक बनाते हैं, एक नया इवेंट बनाते हैं, उसे ही हम कहते हैं कंबाइंड इवेंट्स। ठीक है। अब देखिए डेकाथलॉन में 4 ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कितने ट्रैक होते हैं, कितने फील्ड होते हैं। तो ये बात हमेशा मान के चलिए कि कंबाइंड इवेंट में फील्ड इवेंट ज्यादा होगा। कुछ याद नहीं है, 4-6 याद नहीं है, तो कम से कम ये याद रखिएगा कि फील्ड इवेंट ज्यादा होगा, चाहे वो हेप्टाथलॉन की बात करे चाहे वो डेकाथलॉन की बात करे। ठीक है। फील्ड इवेंट क्या होता है? ज्यादा होता है और ट्रैक इवेंट कम होता है, पहली बात। दूसरी बात आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि डेकाथलॉन हो चाहे हेप्टाथलॉन हो, इसका जो अंतिम रेस होगा वो सबसे बड़ा रेस होगा। जो आखिरी रेस होगा वो सबसे बड़ा रेस होगा। जो आखिरी रेस होगा वो सबसे, अंतिम रेस जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। आइए याद करते हैं इनको। तो कौन कौन से हैं? ये कभी कभी सीक्वेंस लगाने के लिए आते हैं। ये आपका फर्स्ट डे का है और ये सेकंड डे का है। फर्स्ट डे में सर एक बार 100 ट्रिक, मीटर। आप ट्रिक एक बार सर बताए थे, 100 लगाऊं 400 पाऊं। हाँ, तो उसको याद रखिएगा। 100 मीटर लॉन्ग जंप, ठीक है, शॉर्ट पट, हाई जंप और 400 मीटर। इसको आप याद कर सकते हैं। 100 लगाऊं और 400, ये पहले दिन का आपका स्टार्ट हो गया। 100 मीटर, ल से हो गया लॉन्ग जंप, ग से हो गया गोला फेंक, ऊ से हो गया ऊंची कूद, 4 से 400 मीटर। ठीक। दूसरे दिन का आपको याद कैसे करना है? 110 चाबाब डीपीजे। 1500। हाँ, डीपीजे भी याद कर सकते हैं। डीपी जो आप लोग लगाते हैं अपने किस पर? 110 चाबाब 1500। आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। तो डीपीजे, इसको सीक्वेंस याद रखिएगा क्योंकि सीक्वेंस आता है और पूछ देता है कि अंतिम से सेकंड लास्ट इवेंट कौन सा होगा। एक बार ऐसा पूछा हुआ था कि आखिरी दिन से अंतिम सेकंड लास्ट कौन सा इवेंट है। दूसरे दिन का सेकंड लास्ट इवेंट, मतलब कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछते हैं, तो आपको याद रखना है। तो 110 सर डीपीजे ये नहीं और ठीक है क्या सर? चाबाबा मतलब चक्का फेंक, चाबाभा बांस कूद और भा से भाला फेंक और 1500। 110 चाबाभा 1500। हाँ ठीक है, अपने हिसाब से आप याद रख सकते हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है। आइए, अब ये आपको याद हो गया। ठीक है। एक बार सर इसको ट्रिक नहीं याद हो रहा है। अभी याद हो जाएगा। 100 लगाऊं, लिख के 10 बार मन में बोलिए, या 100, 110 डीपीजे। सर कितना बताए थे? 26 इवेंट्स बताए थे उसमें एथलेटिक्स में। क्या सर टोटल इवेंट कितने होते हैं? 26। 26 कंबाइन को लेके। चलिए आगे देखते हैं। 100 मीटर स्प्रिंट, ठीक है, पहला। दूसरा लॉन्ग जंप, तीसरा शॉर्ट पट, चौथा हाई जंप और ये
400 मीटर का। इसके बाद 110 मीटर हर्डल, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जैवलिन और 1500। ये दिख गया आपको। 10 इवेंट होते हैं डेकाथलॉन में, कभी कभी तो यही पूछ लेता है। कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट्स के इसमें जानते हैं? हर इवेंट का पॉइंट होता है। कितने 1200 पॉइंट टोटल होता है? पॉइंट है सर, 1200 है और 1000 फीमेल वाला है। हाँ, तो 1200 पॉइंट का होता है और 1000 पॉइंट्स होता है। और इसमें जैसे आप 100 मीटर कितने सेकंड में पूरा कर रहे हैं, आपका हर एक सेकंड पर पॉइंट है, इसका पॉइंट टेबल होता है। और टोटल पॉइंट 10 इवेंट का क्या होता है, पॉइंट जोड़कर 10 इवेंट का पॉइंट जोड़कर आपका टोटल स्कोर निकाला जाता है। और यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी भ्रमित करने के लिए या कंफ्यूजन करने के लिए ये पूछा जाता है आपसे कि ऐसा कौन सा खेल है जिसमें प्रथम स्थान न आने पर भी आदमी प्रथम आ सकता है या एथलीट प्रथम आ सकता है। ठीक है, तो किसी में अगर आप प्रथम नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाकी के इवेंट्स में आप परफॉर्म करते जाइए, आपका क्या होगा, स्कोर निकाला जाता है, पॉइंट टेबल्स देखे जाते हैं, उसके हिसाब से आपको मेडल दिया जाता है। और इसको जीतने वाले को मिलता है आयरन क्रॉस, आयरन की उपाधि, आयरन मैन बोला जाता है विदेशों में कि जो डेकाथलॉन जीतता है इसका मतलब कि आयरन मैन है, वो हर चीज में परफेक्ट है, मतलब फिजिकली वो आयरन है, आयरन है। समझ रहे हैं बात, ये बोला जाता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया डेकाथलॉन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेप्टाथलॉन की। इसमें 7 इवेंट होते हैं, ठीक है, डेका से ड और 10 से 10 याद रखेंगे, हेप्टाथलॉन। ठीक है, अब इसमें 3 ट्रैक होते हैं, 4 फील्ड इवेंट होते हैं, 100 मीटर, ठीक है, हर्डल होता है। कहीं कहीं ये बहुत एक दो जगह क्वेश्चन ही गलत पूछा था, मैंने देखा था एग्जाम में, क्वेश्चन ही गलत दिया था, लगाने के लिए दिया था लेकिन गलत क्वेश्चन दिया था वो। ठीक है, वो 100 मीटर पहले दिन से बोला था कि लगाइए और 100 मीटर उसने स्प्रिंट दे रखा था, हर्डल नहीं लिखा था। आपको बता दूंगा कौन से पेपर में है वो। ठीक है, तो 100 मीटर हर्डल होता है पहला। दूसरा है हाई जंप, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाउगा या बाल उगा। ठीक है, बाल उगा, बाल उगा से ब से हो गया बाधा दौड़, ऊ से हो गया ऊंची कूद और ग से हो गया गोला फेंक। बाल उगा 200, कितना, बाल उगा 200। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो और 800 मीटर। इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत आसान है, LJ 800। LJ या आपका DDLJ याद होगा आपको, अब सभी लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, हम लोग जो 19th सेंचुरी के मतलब 90 के पैदाइशी हैं, DDLJ बहुत फेमस था हम लोग के समय में, तो सब जानते होंगे। तो LJ 800, ठीक है, LJ 800 से इसको याद रख लेंगे और ये आपका सीक्वेंस याद हो जाएगा हेप्टाथलॉन का। आइए देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ये आपका हेप्टाथलॉन का है, 100 मीटर हर्डल। फुल फॉर्म बताइए थोड़ा सा। बाल उगा, हाँ, 200। ठीक है, कितना बाल उगाना आपको, 200। अब देखिए, बा से हो गया बाधा दौड़, ल साइलेंट करिए, ऊ से हो गया ऊंची कूद, ग से हो गया गोला फेंक, 2 से 200 मीटर स्प्रिंट। ठीक है, देखिए जब तक इसका ट्रिक नहीं याद करेंगे सीक्वेंस पूछ देगा, कंफ्यूजन हो जाएगा और गलत करके चले आएंगे, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जहां 1 नंबर मिलना चाहिए वहां 1 नंबर माइनस हो जाएगा। इसलिए कुछ चीजों को ट्रिक से ही याद किया जा सकता है फिजिकल एजुकेशन में। नेक्स्ट है LJ 800, वही DDLJ याद रखिए, DDLJ। ठीक है, ये दोनों डी का मतलब नहीं है, 800। ठीक, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये आपका हेप्टाथलॉन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पेंटाथलॉन की। अब देखिए पेंटाथलॉन ये मॉडर्न वाला है, आप बहुत कंफ्यूज होंगे लेकर, जो बताया जाता है कहीं कहीं आपने एंशियंट पढ़ा होगा, पुराने हेप्टाथलॉन पढ़े हो, पेंटाथलॉन पढ़े होंगे। नए में क्या है, 5 मिक्स स्पोर्ट्स ही मिक्स है इसमें, इसमें इवेंट नहीं है मिक्स्ड। इसमें क्या है,
5 अलग अलग स्पोर्ट्स को मिक्स किया गया है। कैसे? फेंसिंग, तलवारबाजी। अब तलवारबाजी में 3 होता है, इपी और भी सैबरे, और कौन सा होता है एक, किसी को पता है? इपी, सैबरे और एक होता है। ठीक है, इसमें क्या नियम होता है? जैसे पहला जो कांटेक्ट होता है, ये चीज देखिए बता देता हूं। ये ऐसे तलवार आपको लेना है और जैसे पहले में आपको खाली फेस और ट्रंक तक मारना है, तो इस इवेंट का नाम दूसरा हो जाता है, ईपी हो जाता है। सेबरे में टोटल पूरी बॉडी में कहीं भी टच करेंगे तो पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये इस तरह से इवेंट है। और एक सिर्फ होता है, मतलब कुछ होता है इसमें। ठीक है, 3 इवेंट होते हैं इसमें फेंसिंग में, तो ईपी वाला रखा जाता है। कभी भी अगर पूछ देगा, आई थिंक अगर डीप में क्वेश्चन गया और ये पूछेगा कौन, मैं बता दूं आपको, या केवीएस या नवोदय ही पूछेगा या DSSS भी पूछ सकता है। यूपी टीजीटी वालों में इतना अभी नहीं है, इतना टफ क्वेश्चन पूछे। बस आपको पता होना चाहिए पेंटाथलॉन में 5 इवेंट होते हैं, प से पेंटा, प से 5। स्विमिंग 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग होती है। हॉर्स राइडिंग, ठीक है, 12 ऑब्स्टेकल मतलब 12 बार यहाँ कूद लगाना होता है। और रन होता है, रनिंग होती है 3000 मीटर। और शूटिंग होता है 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये देखिए, तो फेंसिंग यहाँ पर है। ठीक है, फेंसिंग इसमें क्या होता है, ईपी होता है 1 मिनट बाउट्स वेयर विनर इज फर्स्ट टू स्कोर हिट। कहने का मतलब है कि 1 मिनट का बाउट होता है इसमें, और उसमें क्या होता है कि जो पहला पॉइंट स्कोर कर लेगा वो विनर हो जाएगा। इसमें पूरा जैसे मैच जो ड्यूरेशन होता है वो नहीं होता है। इसमें पेंटाथलॉन में क्या दिखाया जाता है, इस वाले में स्पेसिफिक पेंटाथलॉन में आपका फेंसिंग में 1 मिनट की बाउट होती है और फर्स्ट पॉइंट स्कोरर विल बी द विनर। नेक्स्ट है स्विमिंग। स्विमिंग आपका 200 मीटर फ्री स्टाइल है। नेक्स्ट है आपका राइडिंग। कौन सा? हॉर्स राइडिंग है। अब देखिए हॉर्स राइडिंग क्या होता है, 350 से 400 मीटर में आपको 12 जंप करने होते हैं। ठीक है, हर्डल मतलब घोड़े से आपको राइडिंग करानी पड़ती है और इसका स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है। कंबाइंड इवेंट है आपका, क्या है कंबाइंड में, रन है और उसके बाद लास्ट में होता है शूटिंग। ठीक है, सीक्वेंस जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसका याद करने का, बस 5 इवेंट जानिए आप। एक होता है ट्रायथलॉन, नाम सुना होगा आपने, ये भी आपका 2017 या 15 के एग्जाम में आया है केवीएस में। उसमें डायरेक्ट ये पूछ दिया था कि कितने कितने मीटर का होता है, ये पूछ दिया था डायरेक्ट। ये तो सबको पता था कि 3 इवेंट होता है ट्रायथलॉन में, लेकिन पूछ दिया था कि कितने कितने होता है, दे दिया था। तो स्विमिंग होता है 1500 मीटर का, कितना? 1500 मीटर की स्विमिंग होती है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखा होगा आप लोगों ने। और साइकिल रेस कितना होता है? 40 किलोमीटर का। और रनिंग रेस कितना होता है? 10 किलोमीटर का। तो ये आपका यहाँ देख सकते हैं, नीचे लिखा भी हुआ है। तो ये आपका ट्रैक के और फील्ड के जो इवेंट्स थे वो लगभग खत्म हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जल्दी जुड़ेंगे और जल्दी पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग, अगला सेशन में हम लोग जुड़ेंगे और फिर पढ़ेंगे आगे की कहानी, कैसे हम ट्रैक मार्किंग करते हैं और ट्रैक का रेडियस वगैरह कैसे निकालते हैं, स्टैगर कैसे निकालते हैं। और स्टैगर का एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। कभी भी जीवन में स्टैगर पूछ दे, किसी भी लाइन का पूछ दे आपसे, आप एक बार में स्टैगर निकाल दोगे। कोई फॉर्मूला, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए। नो कैलकुलेशन एंड नो फॉर्मूला। जी कन्हैया जी बताइए। सर रिक्वेस्ट छोटी सी है सर जी। देखिए स्टैंडर्ड ट्रैक में बॉर्डर लगा होता है। ठीक है, मतलब उसके जो बॉर्डर होते हैं वो मतलब बहुत अच्छे और बहुत सही है। और चूने वाला जो होता है वो होता है नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक। ठीक है, चूने वाला जो होता है, क्योंकि उसमें हम 5 सेंटीमीटर का चूना डालते हैं। और आप देखे होंगे जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसमें इस तरह से प्लेट भी लगाते हैं साइड में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड ट्रैक की बात करते हैं तो 400 मीटर बनता कैसे है। ये 400 मीटर बनता है, इसमें 2 स्ट्रेट लाइन और 2 कर्व लाइन होती है। कितना? 2 स्ट्रेट लाइन और 2 कर्व लाइन, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस होती है 84.39
ठीक है, 84.39 मीटर, ठीक। और एक कर्व की डिस्टेंस कितनी होती है, 115.71 मीटर, ठीक। अब जब आप दो कर्व और दो यानी कि एक ट्रैक बनाने में दो कर्व लाइन का और दो स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो जब इनको आप जोड़ेंगे, दो स्ट्रेट और दो कर्व, तो आपका कितना आ जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। जी बोलिए अवधेश जी। ये मैं बोल रहा हूँ बुक में ये जो ट्रैक दिया गया है इसमें सर कर्व 79 मीटर दिया गया है सर। गलत दिया, वो पुराना है, ओल्ड है वो। ठीक है सर। आपको बता दूं, इंटरनेशनल एथलेटिक या वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन के हिसाब से अगर आपका स्टैंडर्ड ट्रैक है, मतलब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो आपका स्ट्रेट और कर्व इतना होना ही चाहिए। इसके हिसाब से ही सारा चीज निकलता है। एक आपसे बोलता है रनिंग रेडियस की दूरी कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो टू कर्व को जोड़ दीजिए, दो कर्व का कितना हो जाएगा, 168 पॉइंट, ठीक है, सॉरी, दो कर्व आपका कितना हो जाएगा, दो कर्व हो जाएगा 231.78, ठीक है, और 2 पाई। तो ये आपका क्या निकालेंगे, रनिंग रेडियस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रनिंग रेडियस होता क्या है, आइए पहले समझ लेते हैं। देखिए ये जो होता है, मतलब कर्व में जब आप दौड़ते हैं, ये देखिए इस तरफ एक कर्व है और एक इस तरफ कर्व है, ठीक है। तो ये कर्व में, कर्व के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, रेडियस निकालते हैं। कर्व के लिए क्या निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं, इसीलिए इसको बोला था रनिंग रेडियस, ठीक है, इसीलिए इसको बोला था रनिंग रेडियस। मैं चाहूं तो आपको कोई भी फील्ड मार्क करने का तरीका ही बता दूं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका मैदान है, आप सभी को सीखना भी चाहिए। तो ग्राउंड कैसे बनाएंगे, ये फील्ड है, मान लीजिए आपको फील्ड मिला है और आप चाहते हैं कि यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट या किसी का भी कोर्ट बनाना। तो सबसे पहले कोर्ट बनाने के लिए आप ध्यान दीजिए, आपको पहले एक सीधी रेखा खींचनी है। सबसे पहले सीधी रेखा कैसे खींची जाती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये ग्राउंड मार्किंग आपको आनी चाहिए, सीधी रेखा, क्योंकि ग्राउंड आपका टेढ़ा रहेगा और आप इससे लेकर बनाएंगे, ठीक है। कुछ लोग जल्दबाजी में इसी से बना देते हैं, तो ग्राउंड टेढ़ा होता है, मतलब उनका फील्ड भी, मैदान भी टेढ़ा बनता है। किसी भी दिशा बनाना चाहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पॉइंट ले लीजिए, एक बिंदु ले लीजिए, कहीं भी बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ बनाना चाहता हूं मैं, मान लीजिए मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ। अब आप क्या करिए, इस पॉइंट के इस तरफ 3 मीटर का चाप काटिए और इस तरफ 4 मीटर का चाप, और इस 4 वाले पर रखकर या 3 वाले पर रखकर 5 का चाप काट दीजिए। एक इसी तरह इधर भी करिए। बच्चा प्रसाद जी म्यूट लगा लीजिए। क्या हुआ भाई, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर वो अनम्यूट था ना सर, वो देखिए ध्यान से। तो 3 मीटर यहाँ पे मैंने क्या बोला, कहीं भी आपको फील्ड बनाना, मान लीजिए यहाँ बनाना चाहते हैं, फिर समझिए। तो 3 मीटर किस दिशा में ले सकते हैं, 3 मीटर इधर ले लिया, जिधर भी 3 लेंगे उसके अपोजिट साइड में आप कितना लेंगे, 4 मीटर लेंगे। और 3 और 4 पर रख के मतलब एक 5 मीटर का चाप काटेंगे। याद रखिए 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यूज किया जाता है पाइथागोरस प्रमेय, इसी से बनता है फील्ड। तो आपने यहाँ पे एक चाप काट दिया। पहले आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है, अभी मैंने आपको फील्ड नहीं बताया है, अभी मैं आपको स्ट्रेट लाइन बता रहा हूँ। ये आपके पास फील्ड है, कैसे बनाएंगे सीख लीजिए, कोई नहीं बताता, प्रैक्टिकल है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कभी भी कोई पूछेगा तो फट से बता दीजिएगा। फिर 3 मीटर यहाँ पे आपको 3 मीटर यहाँ पर आप एक चाप लगाएंगे। 4 मीटर तो आपने खींचा ही हुआ था, यहाँ से 5 मीटर का एक चाप मार दीजिए। तो 2 पॉइंट कटा हुआ आपको मिला, यहाँ पर और यहाँ पर। अब इन दोनों लाइन पर सीधा पॉइंट पर रख दीजिए, आपको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या मिल गया सर, ये 5 मीटर का सर जो चाप काट रहे हैं सर, आप किस पॉइंट से ले रहे हैं इसको? ये 4 वाले से ले रहे हैं, चाहे 3 से ले रहे हैं, कहीं से भी ले लीजिए दोनों में से, लेकिन यहाँ से नहीं लेंगे। इस 4 वाले से रख के 5 काट सकते हैं, यहाँ पे रख के काट सकते हैं, या 3 से 5 लीजिए 4 की तरफ, ठीक है। अब आपको देखिए 2 पॉइंट ऐसे मिल गए और इन दोनों पॉइंट को जोड़ दीजिए, तो आपकी स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगी बनकर। इसके बाद आप एक बार और बता दीजिए स्टार्टिंग से।
अच्छा ठीक है। अच्छा थोड़ा बड़ा करके बता दीजिए सर। अच्छा ठीक है। सर 5 वाला जहाँ से काट रहे हैं उसको भी काटिएगा, जरा देखना है प्रैक्टिकल। ये देखिए, 5 ये को मान भी। लीजिए आपका ग्राउंड है, ठीक है, और बढ़ा लें। अब आप चाहते हैं इस फील्ड की तरफ या खो खो बनाना, कोई भी ग्राउंड बनाना, ठीक है। ज्यादातर जो फिजिकल एजुकेशन में ग्राउंड्स हैं वो कौन से होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं, आयताकार होता है, ठीक। तो मान लीजिए मैं इस साइड बनाना चाहता हूं ताकि इधर भी कुछ और भी बना रहे। इसी वजह से मैं सबसे पहला मुख्य चीज क्या है? स्ट्रेट लाइन खींचना। क्या है? स्ट्रेट लाइन खींचना। मैं कहीं भी स्ट्रेट लाइन खींचना चाहता हूं, कहीं भी, मान लीजिए इधर बनाना चाहता हूं या इधर बनाना चाहता हूं, तो सबसे पहले अगर मैं ट्रैक बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं इस ग्राउंड का मिड पॉइंट पकड़ूंगा। यहां मिड पॉइंट हमको पकड़ना है, नहीं मिला कोई बात नहीं है, तो भी देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 मीटर स्ट्रेट यहां पर ले जाएंगे, 4 मीटर स्ट्रेट लाइन यहां पर ले जाएंगे, यहां एक चाप मारा, एक चाप यहां मार दिया। अब 4 वाले से अब आपको इस दिशा में बनाना लाइन, इस दिशा में बनाना है कि इस दिशा में ऐसे वर्टिकल बनाना है कि हॉरिजॉन्टल बनाना है, ये डिपेंड करता है। अगर आपको वर्टिकल बनाना है तो ये जो 3 मीटर वाला चाप था यहां से यहां पे 5 मीटर काटेंगे, ठीक। अगर आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है तो 4 वाले पर ये वाला इस तरीके से देखिए, इस बिंदु से यहां पर 5 मीटर का एक चाप काटेंगे, ठीक। सेम चीज आप इस साइड भी वही करेंगे। तो 3 मीटर आप ले लीजिए, ऊपर में 4 मीटर आपका है ही है, तो यहां से फिर आप 5 मीटर पे एक चाप काट देंगे, और 3 मीटर पे एक चाप काटे ही थे आप। तो ये दोनों पॉइंट आपको, यहाँ एक पॉइंट मिला, एक पॉइंट यहां मिला, इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट जोड़ दीजिए। जितनी लंबी आपको सीधी लाइन बनानी है, आप इन दोनों पॉइंट पे रख के आपकी एक स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगी। समझ गए? समझ गए ना? अब देखिए ट्रैक में क्या था, ट्रैक आपका हो गया। अब ट्रैक में क्या था कि आपको जहां पे भी आपका 84.39 आ रहा था स्ट्रेट, कितना आ रहा था? 84.39 मीटर स्ट्रेट आ रहा था। तो आपको मतलब यहां इन दोनों में मिड पॉइंट से आधा, मतलब 84 का आधा कर लीजिए 39 का, और इस तरफ आधा करके आप यहां से, अब यहां का जो आपका रनिंग रेडियस था कितना निकला था? 36.50। कैसे निकला? रनिंग रेडियस कैसे निकला समझिएगा ध्यान से। 2 कर्व, तो 2 कर्व के डिस्टेंस को ले लीजिए, कितना है 2 कर्व? एक कर्व हमारा 115 कितना है? 71 का है, ठीक है। ये हमारा एक कर्व है। 2 कर्व कितना होगा? 231.78। सही बोल रहा हूं? गलत नहीं, सॉरी, 42, ठीक है, 42 का होगा। अब इसको 2 पाई आर कर दीजिए। जब 2 पाई का मान यहां क्या रखेंगे? देख लीजिए, कभी भी स्टैगर निकालना हो या कभी भी कर्व निकालना हो एथलेटिक्स में, हमेशा पाई का मान 3.14 निकालेंगे, ठीक है। पाई का मान ये रखेंगे। तो आप जब इसको काटेंगे 2 पाई का करके, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 36.80। तो 80 प्राप्त हुआ, ये हमारा हुआ रनिंग रेडियस। क्या हो गया? इसको हम रनिंग रेडियस बोलते हैं। अभी दौड़ने वाला, तो रनिंग रेडियस आपको मिला, लेकिन इसमें से माइनस करेंगे कितना? 30 सेंटीमीटर घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? इसका कारण सुनिए। क्योंकि जो आपका ये चिन्ह है, जो मार्किंग आपका 5 सेंटीमीटर इधर रहेगा, आप लाइन खींच रहे हैं 5 सेंटीमीटर इधर रहेगा, बाकी जो आपका इधर ग्राउंड बनेगा 5 सेंटीमीटर का, तो इन लाइन के लिए आपका मार्किंग रेडियस के लिए आप 30 सेंटीमीटर को क्या करेंगे? 30 सेंटीमीटर को घटा देंगे। जो आपका रनिंग रेडियस आया है 36.80 मीटर, उसमें से आप 30 सेंटीमीटर को घटा देंगे। अब आपके पास कितना बचा? 36.50 मीटर। तो अब यहां से आप क्या करिए, अब इस पॉइंट से आप यहां पर एक फीता लेके चले जाइए और इस फीते को यहां पे सेट कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, और यहां पे लेके जाइए, चाप लगा दीजिए, और फिर इसके बाद इस फीते को लेके खींच के चले आइए। तो जैसे ही आप खींचेंगे दोनों तरफ, ठीक है, तो ये आपका एक कर्व पहला वाला तैयार हो गया। फिर दोनों स्ट्रेट लाइन को मिला दीजिए इस तरीके से। अब इसके बाद उससे में जो आपका 36.50 मिला हुआ था,
इसमें प्लस करते जाइए। कितना? 1.22 मीटर। क्यों? ये आपकी चौड़ाई बढ़ाएगी, लाइन की लेन की चौड़ाई है। तो जितनी भी आपको लेन बनानी है उन सब में आप उतना प्लस करते जाइए। फिर यहां से एक मारेंगे आप, फिर यहाँ पे उतना ही मारेंगे एक प्लस। ठीक, फिर दोनों स्ट्रेट लाइन को मिला दीजिए। तो बढ़ाते जाइए और इस तरह से एक पॉइंट यहाँ फिक्स करिए, फीता एक यहाँ फिक्स कर लीजिए और यहाँ से 1.22 मीटर बढ़ाते जाइए और कर्व बनाते जाइए और स्ट्रेट लाइन मिलाते जाइए। जितने लेन बनाने हैं आपका लेन बनता जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? थोड़ा थोड़ा समझ गए। सर ये मार्किंग रेडियस और रनिंग रेडियस में कंफ्यूजन है सर। देखिए रेडियस क्यों निकालते हैं? ये जो कर्व का डिस्टेंस होता है, इस कर्व में हमेशा 2πr का यूज करते हैं। आपको बताया होगा पाई आर का यूज करते हैं, रेडियस के लिए हमेशा पाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज कर रहे थे बस, ताकि कि अगर कर्व में हम दौड़ा रहे हैं किसी को, अगर हम किसी को कर्व में दौड़ा रहे हैं तो उस कर्व का रेडियस निकालने के लिए कितना रेडियस कर्व में होगा, ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए रनिंग रेडियस और मार्किंग रेडियस का इस्तेमाल किया जाता है। मार्किंग रेडियस क्या होता है कि 5 सेंटीमीटर का चूना भी तो पड़ेगा, तो उसको हम पहले से ही माइनस करते हैं। अरे कौन है भाई? कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ हाँ, ये समझ में आया। अब आपको दूसरा फील्ड बताऊं कि रहने दूं? कोई और बैडमिंटन का फील्ड बता दूं? कोई और कोई भी फील्ड बनाना, दुनिया में कोई फील्ड बनाना हो, सिर्फ अगर आपको पहले स्ट्रेट लाइन डालना आ गया, ये बात जान लीजिए। अगर आप चलिए वॉलीबॉल पढ़ाएंगे तो बता देंगे उसको। दुनिया में कोई फील्ड बनाना हो, सबसे पहले आपको इस तरीके से जो मैंने बताया 3 4 5 पाइथागोरस प्रमेय का स्ट्रेट लाइन लेना आना चाहिए। ये अगर आपको लेना आता है, कभी जीवन में आपका फील्ड गलत नहीं होगा और कोई भी इसको गलत नहीं ठहरा सकता। सर आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ सर, मुझे सर ये चीज कंफ्यूज हो रहा था सर। जो आप 5 मीटर का जो सर चाप काट रहे हैं सर, तो सर फर्स्ट कहाँ से ले रहे हैं, सेकेंड चाप सर कहाँ से काट रहे हैं, जहाँ से हमने सर स्ट्रेट लाइन हम मिला रहे हैं सर, वो समझ में नहीं आया मेरे को। अच्छा, फिर से एक बार देख लेते हैं। चलो भाई हट जाओ तुम लोग, ये सब हटा देता हूँ। चलिए ये तो मैं दूसरा बताने वाला था, लेकिन यहाँ पे सोचा था एथलेटिक पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने फिर एथलेटिक को बता दिया। कोई बात नहीं। तो जैसे स्ट्रेट लाइन डालना है आपको, तो पहले क्या करेंगे, देखिए एक पॉइंट लीजिए, कहीं भी आपको डालना है स्ट्रेट लाइन। एक पॉइंट लेने के बाद किसी भी तरफ इधर भी 3 मीटर ले लीजिए, इधर 4 मीटर ले लीजिए। ठीक, अब 4 वाले के पास अगर आपको वर्टिकल बनाना है या हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो जैसे मान लीजिए आपको इस तरफ बनाना है सीधी लाइन, ऐसे खड़ा डालना है, तो ये ऐसे यहाँ पे एक चाप काटा, एक चाप आपने यहाँ काटा। अब 4 से 3 वाले के बीच में एक 5 मीटर का चाप, मतलब कहीं से भी एक पॉइंट फिक्स करके इस तरफ डालना है तो इस तरफ चाप काटिए, और इस तरफ डालना है तो उधर वाला फिक्स रख के इधर चाप काट दीजिए। सेम चीज आप इस तरफ दोहरा दीजिए। 3 मीटर यहाँ पे किया, अब 3 मीटर का पहले एक चॉप लगा दिया था यहाँ पर, अब ये 4 मीटर यहाँ काटना है तो यहाँ पे काट दीजिए। तो ये 2 आपको पॉइंट मिले, इन दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी आपकी। फील्ड आपका कितना भी टेढ़ा रहे। 5 कहाँ गया? 5 वाला कहाँ से काटना है? अरे यहाँ से भाई, 5 वाला यहाँ से 4 पे रख के काट रहा हूं मैं, या 3 पे भी रख के काट। अगर आपको यहाँ पे काटना है तो ये लाइन बनेगा आपका। कंफ्यूज मत होइए, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। ओके सर, क्लियर हो गया। कहीं भी अब आइए थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये समझ में आया। कभी कभी आता है निकालने के लिए, तो आपका रनिंग रेडियस कितना होगा 36.80,
हालांकि पूछा नहीं है कभी, लेकिन जान लीजिए डिस्टेंस ऑफ मार्किंग रेडियस। तो देखिए 0.30 मैंने माइनस कर दिया, 36.50 मीटर आ गया। डायरेक्टली पूछेगा तो लगा दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ लेन, आजकल 9 लेन बन रहे हैं। पहले 8 ही बनते थे, लेकिन आजकल 9 लेन बनते हैं, चाहे वो स्विमिंग हो और चाहे वो 10 बन रहा है स्विमिंग में। तो 9 लेन 8 तो लेन सर बनते जाते हैं। लेवल पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो सर 9 लेन ही बोलेंगे ना? अभी तो देखिए ओलंपिक के हिसाब से 9 लेन हो गया। ओलंपिक और वर्ल्ड एथलेटिक टूर्नामेंट में यही चल रहा है, 9 लेन। ठीक है, प्रत्येक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.22 मीटर, ये सभी को पता होगा। इसमें लिखा है प्लस और माइनस 3 सेंटीमीटर, तो इसमें हम प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जगह के आपके पास कितनी मतलब स्पेस अवेलेबल है उसके हिसाब से। लेकिन 1.22 क्या रहता है? स्टैंडर्ड लेन की चौड़ाई होती है। विड्थ ऑफ द ईच लेन 1.22 मीटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं जानने का आपको, क्योंकि आपसे ट्रैक नहीं बनवाया जाएगा। आपसे यही चीजें पूछी जा सकती हैं अधिक से अधिक। ट्रैक बनकर इस तरह तैयार हो जाता है। देखिए जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से ट्रैक तैयार हो जाता है। और एक बार जान लीजिए इसका फिनिश हमेशा इस तरफ होता है, और ट्रैक बनता है किस तरफ? नॉर्थ टू साउथ। कभी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो हमेशा जितना ही बनेगा, जितने भी फील्ड बनते हैं सारे फील्ड नॉर्थ टू साउथ बनते हैं, सिर्फ खो खो को छोड़ के। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। तो देखिए यहां पर आपका क्या है, इधर फिनिश लाइन होगा। अब हमें यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टैगर। आप सबने सुना होगा स्टैगर के बारे में। ठीक है, वो स्टाइगर नहीं होता है, पहली बात सुन लीजिए, उसका शुद्ध नाम स्टैगर होता है, स्टैगर। और जो स्टाइगर होता है वो स्ट्राइकर होता है कैरम में, वो स्ट्राइकर होता है, वो अलग है। ठीक है, इसको स्टैगर बोलते हैं। आइए अब देखिए यहां समझिए ध्यान से कि जैसे जैसे लेन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कर्व का जो रेडियस है वो भी क्या हो रहा था? इंप्रूव होता जा रहा था। इसीलिए देखिए जैसे अगर मान लीजिए पहला बंदा दौड़ेगा तो उसको रेडियस यहीं पे कम करना पड़ रहा है, यहीं से दौड़ना पड़ रहा है। जो दूसरा है थोड़ा सा उसको रेडियस कर्व में ज्यादा घूमना पड़ रहा था, जो तीसरा था उसको और ज्यादा घूमना पड़ रहा था। तो अनइक्वल मतलब कि जो डिस्टेंस हो रहा था वो रेडियस में अनइक्वल हो जा रहा था। ठीक है, तो इस इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया गया जिसे नाम दिया गया स्टैगर। इट इज द एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्पेस होता है जो कि रेडियस में अगर आपके डिस्टेंस को इक्वल करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो पहले से ही हम क्या करते हैं, ऐसे स्टैगर मार्क कर लेते हैं जितना भी एक्स्ट्रा रेडियस आता है, और इसका फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है 400 मीटर का। ठीक है, ये आपका लगा हुआ है। ठीक, अच्छा रेडियस भी कैसे देते हैं? तो जो पॉइंट से हमने यहां से बनाया था उसी पॉइंट से ही स्टैगर नापते हैं, तभी उसके सीधा में स्टैगर बनेगा। इससे स्टैगर नहीं नापते हैं कभी भी, याद रखिएगा। इस कर्व से स्टैगर नहीं देते हैं, स्टैगर भी यहीं से नापते हैं। मतलब डिस्टेंस बताऊंगा कैसे। यहां से तो आपका 7.4 आएगा, लेकिन यहां से आपका अलग आएगा। लेकिन देने का तरीका, निशान लगाने का तरीका यही है। इस यहाँ पे जो आपका लाइन आया था और यहाँ से जो आप रेडियस लिए थे, ये 36.50 मीटर का रेडियस था। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए स्टैगर समझ में आ गया सभी को। क्या होता है, जब एथलीट 400 मीटर की स्टैंडर्ड ट्रैक में कर्व में दौड़ता है तो लेन के हिसाब से सभी कर्व की डिस्टेंस बराबर नहीं होती है। उस कर्व की दूरी को बराबर करने के लिए स्टैगर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये स्टैगर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फुल स्टैगर, नंबर 2 हाफ स्टैगर। आपसे पूछा जाता है कि किस इवेंट में फुल स्टैगर होता है और किस इवेंट में हाफ स्टैगर होता है, तो इसको समझ लीजिए। देखिए जब भी आपका 2 कर्व और 2 स्ट्रेट लाइन यूज किया गया, यानी कि एक स्ट्रेट 84 का यहां पर बना, ये भी स्ट्रेट बना 84.39 मीटर का, तो 2 स्ट्रेट हो गया। कर्व भी देखिए 2 है, एक इधर है और एक इधर कर्व है।
तो जब दो स्ट्रेट दो कर्व होगा तो वहां पे फुल स्टैगर जाएगा, ठीक। और जब खाली एक कर्व एक स्टैगर होगा तो वहां पर हाफ स्टैगर होगा, ठीक है। क्या होगा? हाफ स्टैगर होगा। वो नहीं समझ में आ रहा है तो याद कर लीजिए झटके से, 400 मीटर में फुल स्टैगर, या फिर जो रेस यहां से कराएंगे पूरा चक्र लगाना होगा, ठीक है। यहां पर जैसे 4 गुणे 100 मीटर वाला रिले रेस, 400 मीटर हर्डल रेस, ठीक है। इन सब में आप क्या करेंगे? 400 मीटर सिंपल रेस, इन सब में आप फुल स्टैगर का इस्तेमाल करेंगे। किसका? फुल स्टैगर का इस्तेमाल करेंगे। फुल स्टैगर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दो कर्व और दो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अभी मैं बताऊंगा स्टैगर कैसे निकाला जाता है, परेशान मत होइए। ट्रिक भी बताऊंगा, एकदम बेहतरीन ट्रिक है, फट से पता चल जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई गुणा भाग नहीं होगा, बस एक चीज याद रखना है, उसको याद रखेंगे जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया स्टैगर। सबको समझ में आ गया स्टैगर? यस सर। और भी लोग बोले भाई स्टैगर। समझ में आ गया सर। ओके, तो फुल स्टैगर में हमेशा अब हाफ स्टैगर कब देते हैं? तो जब भी आपका 200 मीटर का इवेंट होगा, ये देखिए यहां से 200 मीटर का, एक बात जान लीजिए, कभी भी एथलेटिक इवेंट्स में एक नियम है, एक रूल है। वो रूल क्या कहता है कि फिनिश हमेशा इसी पर होगा। फिनिश लाइन हमेशा क्या होती है? एक होती है। फिनिश लाइन कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। कभी भी एथलेटिक्स में फिनिश लाइन चेंज नहीं होगा। बाकी आप कुछ भी चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इवेंट्स के स्टैगर चेंज कर दीजिए, स्टार्टिंग चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो 400 मीटर में आगे आपका पूरा एक राउंड एक चक्र हो जाएगा। 200 मीटर में एक कर्व एक हो गया, ठीक। इसके बाद 800 मीटर आता है, फिर 1500 मीटर आता है। इस तरह से कई सारे इवेंट्स होते हैं, मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, ठीक है। बस आपको स्टैगर बता दे रहा हूं। हाफ स्टैगर यहां से दिया जाता है 200 मीटर का, ठीक। ये देखिए, ये आप हाफ स्टैगर निकाल रहे थे। अब आइए फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है हाफ स्टैगर का। अभी आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ देता है। तो W ब्रैकेट में n-1, n का मतलब है नंबर ऑफ लेन, -1 जिसका निकाल है उस लेन का नंबर यहां डालेंगे, -0.102 पाई, ये फुल स्टैगर का फॉर्मूला है, ठीक है। जब यहां पर हम देखेंगे और हमने जब इसको लिया सर तो हमारा जो सर ब्रैकेट सर यहाँ पे n-1 माइनस ऑफ 0.10 होगा ना सर? आपने सर गलत लिख दिया है। हाँ गलत हो गया, पॉइंट यहाँ आना चाहिए, टाइपिंग में हो जाता है भाई। तो 1.22 आपकी विड्थ है, विड्थ ऑफ द लेन। W किसको रिप्रेजेंट करता है? विड्थ ऑफ द लेन, लेन की चौड़ाई को। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हम किस लेन का नंबर का निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेन यहाँ पे किसका निकालेंगे, उसका यहाँ रख देंगे। और पाई का मान क्या होता है? 3.14। तो जब आप इस फॉर्मूले में डालेंगे तो आपको मिलेगा। और कभी भी याद रखिएगा, एक चीज आपको बता दूं कि कभी भी पहले लेन का स्टैगर नहीं निकाला जाता है। फर्स्ट लेन का स्टैगर हमेशा 0 आएगा, डिस्टेंस कभी भी नहीं आएगा फर्स्ट लेन का, ठीक है। हमेशा स्टैगर कब आएगा? दूसरे लेन से होता है। क्योंकि आप यहां पर अगर करेंगे तो देखिए 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। तो पहले लेन का कभी नहीं निकालते हैं, दूसरे लेन का निकालेंगे। नंबर ऑफ लेन दूसरा, तब यहाँ पर 1 आएगा, तब इसको निकालेंगे। 3 निकाल के 1 करोगे तब आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ध्यान देंगे ध्यान से। अब एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। ये हाफ स्टैगर का फॉर्मूला में क्या करेंगे? 2 हटा देंगे यहां से, बस पाई का मान रहेगा, 2 हट जाएगा। ये आपका हाफ स्टैगर का सेम वही चीज आपको याद रखना है और इसको हटा देंगे, ठीक। 400 मीटर के लिए फुल स्टैगर देखिए यहाँ पे देते हैं और 200 मीटर के लिए हाफ स्टैगर यहाँ से देते हैं। बस यही चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आइए ट्रिक समझ लेते हैं। ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको। कभी भी आपको कितने भी नंबर का ट्रिक पूछ दे, कभी भी पूछ दे कितने नंबर का लेन का निकालना है, बस आपको याद करना है कि फुल स्टैगर का पूछ रहा है कि हाफ स्टैगर का पूछ रहा है, ठीक। इसका ट्रिक समझ लीजिए। तो एथलेटिक और ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में अगले लेन का स्टैगर जानने के लिए जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, पहले याद होना चाहिए, सेकंड लेन का स्टैगर हमेशा याद होना चाहिए। तो ये आपका 7.04 सेकंड लेन का स्टैगर है। और
अगर आपको तीसरे लेन का जानने के लिए बोल दिया, आप उस फॉर्मूले को भूल जाइए जो मैंने ऊपर बताया। आप इस फॉर्मूले में सिर्फ इस वाले में 7.67 को जोड़ दीजिए, तो आपका तीसरे लेन का निकल आएगा। अगर आपको चौथे लेन का निकालना है तो जो तीसरे लेन का है इसमें यानी इनमें जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर से चौथे लेन का जानना चाह रहे हैं तो फिर से आप क्या करिए, तीसरे लेन के स्टैगर में 7.67 फिर से जोड़ दीजिए, तो आपका चौथा लेन का निकल आएगा। फिर से आपको पांचवें लेन का जानना है तो जो चौथे लेन का स्टैगर है उसमें 7.67 फिर जोड़ दीजिए, आपको पांचवें लेन का मिल जाएगा। जोड़ना आसान है, उतना जो कैलकुलेशन मैंने ऊपर बताया ये कठिन है आपको करना, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ की शॉर्ट ट्रिक बता दिया आपको कि सिर्फ आपको याद करना है सेकंड लेन, और एक ट्रिक याद रखना है कि फुल स्टैगर के लिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। 7.67 आपको ये ट्रिक है, इसका कोई भी साइंटिफिक ट्रिक मतलब ये खुद से बनाया गया है, इसका कोई भी साइंटिफिक फॉर्मूला या तथ्य नहीं है, लेकिन यह है कि एग्जैक्ट आपका सही आएगा, इस बात की गारंटी है। अब आप पूछिए। सर ये दो स्टेगर के बीच का सर डिफरेंस है। तो ठीक है, अच्छी बात है, जब आपको पता है डिफरेंस है तो आप इस वजह से इसको निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ट्रिक से आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, अगर आप हाफ स्टैगर का निकालना चाहते हैं तो आपको सेकंड लेन हाफ स्टैगर में याद रखना है 3.52 होता है, और उसमें 3.83 को जोड़ते जाइए, आपको अगले लेन का स्टैगर पता चलता जाएगा, जिस भी नंबर ऑफ लेन का आपको चाहिए। एक बार दो बार क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, फिफ्थ लेन का स्टैगर पूछा था, ठीक है। इस तरीके से आप इसको जोड़ के निकाल सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन में प्लस करना आता है तो भी आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात का ध्यान देंगे, नोट में यहाँ क्या लिखा है, एथलेटिक्स में पहले लेन की हमेशा, फर्स्ट लेन की जो स्टैगर होगी वो हमेशा 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी, ठीक। और ये आपका चार्ट रहा। इस चार्ट में आपको बताया गया है कि अगर हाफ स्टैगर 200 मीटर में दे रहे हैं और फुल स्टैगर दे रहे हैं। अच्छा, एक इवेंट है जिसमें 1.5 स्टैगर यूज होता है, कोई बताएगा कौन सा है वो? तुक्का मारे तो 1500 मीटर। स्टीपल चेज, स्टीपल चेज है सर। 800 मीटर। 800 मीटर बोल, ठीक है, 800 मीटर में। क्यों 800 मीटर में? आपको बता दूं मैं पहले से कि 800 मीटर में क्या होता है कि पहले अपने लेन में दौड़ेंगे। पहला राउंड जो होगा 800 मीटर में 2 चक्कर जानेंगे पहले, तो 800 मीटर के लिए 2 चक्कर दौड़ना होगा। तो इसमें देखिए करते क्या है कि पहले अपने लेन में दौड़ेंगे, पहला राउंड अपने लेन में, दूसरे लाइन का दूसरे जब चक्कर जाएंगे तो यहाँ तक का जो सर्कल है, मतलब यहाँ तक का जो हाफ एक कर्व है, इसके बाद सभी प्लेयर फर्स्ट लेन में आ सकते हैं। पूरा 800 लेन अपने ही लेन में नहीं दौड़ना होता है, समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। ट्रैक्टर का कलर चेंज सर। हाँ, कलर चेंज कर दे, लाल लाल मैच हो जा रहा है ना। समझ में आया बात? तो ये कभी भी अगर हम जा रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि पहला चक्र मतलब पहला 400 मीटर अपने में दौड़ेंगे, 800 का दौड़ना है तो दूसरा वाला भी यहाँ तक कर्व में अपने लेन में दौड़ेंगे, और ये पहला कर्व पार करते ही दूसरे चक्र में पहले लाइन में आ सकते हैं, ठीक। इसीलिए यहाँ पर 1.5 स्टैगर यूज होता है, प्लस डायगोनल एक्सिस भी यूज होता है। अभी डायगोनल एक्सिस क्या होता है इसके बारे में मत जानिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। आइए अब कुछ नया जानते हैं, टाइप्स ऑफ स्टार्ट। कभी भी आपसे पूछा जाए कि एथलेटिक्स में कितने स्टार्ट होते हैं, कहीं भी देखेंगे तो 2 स्टार्ट मिलेगा, कई लोग पूछोगे कहीं कहीं 3 स्टार्ट बताएंगे,
और 3 स्टार्ट में क्या बताते हैं डायरेक्टली, मीडियम, इलोंगेटेड, ऐसे डायरेक्ट बता देंगे। बंच स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट और इलोंगेटेड स्टार्ट, ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं। जबकि आपको बता दूं, पहले की बात अगर की जाए, मतलब सही अगर बात की जाए, तो स्टार्ट पहले ये 3 होते हैं। क्राउच स्टार्ट, जिसको हम सिटिंग स्टार्ट कहते हैं। ये सिटिंग स्टार्ट किस में यूज होता है? फॉर ऑल स्प्रिंट रेस, जितना भी 100, 200, 400 मीटर वाला रेस होगा, उन सब में आप, और जहां पे आप ब्लॉक का यूज करते हैं, किसका? ब्लॉक का यूज करते हैं, ठीक है, उन सब में आपको सिटिंग स्टार्ट या क्राउच स्टार्ट लेना होता है। दूसरा होता है मिडिल डिस्टेंस की रेस में, और जो पेस रेस होता है वहां स्टैंडिंग स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो है, जो बड़े डिस्टेंस होती है, उनमें फ्लाइंग स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। फ्लाइंग स्टार्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता है। देखिए, अब क्राउच स्टार्ट 3 कमांड में होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्राउच जो सिटिंग वाले स्टार्ट होते हैं, इसमें हमेशा 3 स्टार्ट होगा, चाहे आप 100 दौड़िए, 200 मीटर या 400 मीटर। अब ये 400 मीटर हर्डल भी हो सकता है, और 4 गुणे 100 मीटर रिले भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसे सिटिंग स्टार्ट के रूप में जाना जाता है। तो इन सब में जो क्राउच स्टार्ट है, इसमें आप क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका 3 कमांड होता है। कौन कौन सा? ऑन योर मार्क, सेट, देन गन। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑन योर मार्क में आप वी शेप बनाते हो, तो आपकी बॉडी क्या होती है? स्टेबल पोजीशन में होती है। बहुत गलती करते हो आप लोग, मैं बार बार क्वेश्चन देता हूं और बार बार गलतियां होती हैं। और सेट वाले में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, बार बार बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। सेट पोजीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, 2 बार क्वेश्चन आया है, बहुत लोगों ने गलती किया है, हर बार गलती कर देते हैं। ऑन यू मार्क में स्टेबल होते हैं आप खुद तो देखिए ना, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप इस एक्शन को खुद करके देखिए। एक्सिस और प्लेन नहीं समझ में आता है, एक्शन करके देखो भाई, एक्शन करके देखो, खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। लीवर नहीं समझ में आता है, खुद से मूवमेंट करके देखो, बॉडी से मूवमेंट करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा लीवर में कौन सा फलक्रम कहाँ लग रहा है। एक्सिस प्लेन पढ़ने के बाद, मेरा वीडियो देखने के बाद वो मूवमेंट करो, आपको ना आया तो आप कहना। लीवर में इतना बढ़िया आपको ट्रिक बताया, फाइल, आई को हटा दो, पहले सेकंड थर्ड, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑन योर मार्क, सेट एंड गन फायर। लेकिन स्टैंडिंग स्टार्ट और फ्लाइंग स्टार्ट में क्या होता है? डायरेक्ट ऑन योर मार्क एंड देन गन फायर, ये डिफरेंस है। और इसमें स्टैंडिंग स्टार्ट में खड़े होकर, फ्लाइंग स्टार्ट में भी उसी तरीके से होता है, हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। अब आपका जो सिटिंग स्टार्ट होता है, उसके 3 अलग अलग स्टार्ट होते हैं। एक होता है बंच स्टार्ट, और इसको हम बुलेट स्टार्ट भी कहते हैं। अब बुलेट वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो, रॉयल इनफील्ड वाला बुलेट की बात नहीं हो रही है, ये बुलेट स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है मीडियम, ये हाइट के पे डिपेंड करता है कि आप अपनी स्टार्टिंग लाइन से जो ब्लॉक लगा रहे हो उसकी डिस्टेंस क्या है, आपको आपके पैरों की डिस्टेंस क्या है, उसके हिसाब से ये स्टार्ट अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है एथलीट की हाइट पे कि आपको कौन सा स्टार्ट अच्छा होगा, ठीक है। बुलेट, मीडियम, इलोंगेटेड, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। तो ज्यादा डीप तो नहीं पढ़ा रहा हूं। नहीं सर, ये सारे सेक्शन नो से सर, क्वेश्चन डीप आते नहीं हैं, है, डीप सही नहीं है। है। सर ये बीपीएड में पढ़ाया जा चुका है, तो डीप तो नहीं है। नहीं ठीक है, डीप लेकिन मैंने नहीं है जितने सर। बताए हैं आपको लेकिन सब सर क्वेश्चन ये है। है कि स्ट्रैगर वगैरह मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, बस दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। और बाकी सब तो ये स्टार्ट वगैरह तो मतलब ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया।
नेक्स्ट है फेजेस ऑफ रनिंग। रनिंग में कितने फेज होते हैं? देखिए